गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीटीआरई पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 74 से। तो सबसे पहले जो आपको सवाल दिया गया है इसमें यहाँ एक ही कार्बन पर अगर ये OR ग्रुप होता है तो उसे हम ईथर कहते हैं। अगर दो OR ग्रुप आ जाएं तो एसीटल या कीटल बनता है। अगर एक और OR ग्रुप आ जाता है तो उसे हम उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ऑर्थो एस्टर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिया गया है उसका नाम है ऑर्थो एस्टर। इसका नाम है ऑर्थो एस्टर। इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया गया है। तो हाइड्रोलाइसिस अगर हमें पोलर बॉन्ड का कराना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर मैं वाटर में बात करूं तो वाटर में क्या होता है HOH, यहाँ डेल्टा नेगेटिव पार्ट और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट की ओर अट्रैक्ट होगा। इसकी वजह से यहाँ पर मैं लिखूंगा H इस साइड में और OH इस साइड में, और ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। यहाँ पर लिखेंगे हम H और यहाँ लिखेंगे हम OH और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सेम यहाँ भी इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा। थोड़ा अच्छा देखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, यही कार्बन और ये OR है, OET लिख देता हूँ इथाइल को। यहाँ कार्बन OR है, OET लिख देते हैं। यहाँ कार्बन OR है, यहाँ OET लिख देते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इस बॉन्ड का तो इस साइड में आएगा आपका OH और इस साइड H, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस साइड आएगा आपका H और इस साइड आएगा आपका OH और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस साइड आएगा आपका H और इस साइड आएगा OH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव की पार्ट साइड में डेल्टा नेगेटिव पार्ट और डेल्टा नेगेटिव की साइड में डेल्टा पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे एक ही कार्बन पर कितने OH, 3 OH ग्रुप होंगे। जो अनस्टेबल होगा तो आपको जो मिलेगा वो ये होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो यहाँ मिला आपको C और यहाँ OH और OH। एक ही कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाते ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर एसिटिक एसिड। और देखेंगे तो एसिटिक एसिड किस ऑप्शन में है? आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। एसिटिक एसिड आपका प्रोडक्ट है और वाई जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। ये ETOH एल्कोहल वाला पार्ट है, वो उसने पहले से लिख रखा है एल्कोहल। तो बचा हुआ पार्ट X हुआ आपका एसिटिक एसिड। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। ये क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराई गई है और ग्रिग्नार्ड एजेंट को लार्ज एक्सेस में लिया गया है, अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ET मतलब इथाइल, तो ये काय का सोर्स होगा? इथाइल का सोर्स होगा ET माइनस का ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब ये आप जब RMGX R- देगा तो ये इस रिएजेंट के इस रिएक्टेंट के साथ ऐसे नहीं रिएक्शन देगा, यहाँ अटैक होगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा C2H5 CO माइनस और यहाँ आपका आएगा ET और ये OET। ये ऑक्सीजन भी है, ये इंटरनल अटैक करेगा और इंटरनल अटैक से OET को बाहर करेगा, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा C2H5O C डबल बॉन्ड O और यहाँ आएगा आपका ET प्लस ETO माइनस बाहर गया। फिर से दोबारा से क्योंकि एक्सेस में दिया गया है तो ET MgBr अभी भी है, तो फिर से ये ET माइनस का सोर्स होगा इथाइल माइनस का, ये अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा फिर से और आपको मिलेगा यहाँ पर C2H5O CO माइनस ET इथाइल, फिर से ये इंटरनल अटैक करेगा और ये बाहर। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा यहाँ पर C2H5O माइनस प्लस यहाँ होगा ET C डबल बॉन्ड OET। ये एक कीटोन है। फिर से कीटोन की रिएक्शन जब आप कराओगे क्योंकि एक्सेस में दे रखा है किससे? ET MgBr से। फिर से ये काय का सोर्स होगा? ET माइनस का, और ET माइनस फिर से C डबल बॉन्ड यूनिट पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। इसकी वजह से बनेगा आपका ET CO माइनस ET और यहाँ पर फिर से आएगा ET। यहाँ पर एल्कोक्साइड ये भी है, एल्कोक्साइड ये भी है और एल्कोक्साइड ये भी है। यहाँ एल्कोक्साइड ये और एल्कोक्साइड ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस जुड़ेगा यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपको यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और 3 ET ग्रुप के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल 3 ET ग्रुप के साथ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अब है क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ा फेमस रिएक्टेंट दे रखा है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, C डबल बॉन्ड O OH और यहां आएगा OH। यहां ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3 और यहां आएगा आपके पास OH जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और यहां आएगा C डबल बॉन्ड O OH जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये लैक्टिक एसिड। जैसे ही आप इस डायमर फॉर्म को हीट करते हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर के आपको एक डाइसाइक्लिक एस्टर मिलेगा जो इस तरह से स्ट्रक्चर रखता है COCH C डबल बॉन्ड O, और ये यहां कनेक्टेड होगा कुछ इस प्रकार से। ये डाइएस्टर है और लैक्टिक एसिड का लैक्टाइड बोलते हैं इसको, डाइसाइक्लिक डाइएस्टर प्रोडक्ट मिलेगा। साइक्लिक डाइएस्टर आपका कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 77, अगर क्वेश्चन नंबर 77 में देखें तो यहां पर आपको एक दोस्तों डाइएस्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? दोबारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको एक डाइग्रिग्नार्ड एजेंट दे रखा है, इसकी रिएक्शन एक साइक्लिक एस्टर से कराइए जिसे आप लैक्टोन बोलते हो। डाइग्रिग्नार्ड एजेंट में दोनों साइड सेम रिएक्टिविटी रखती हैं, आप किसी को भी रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट करा सकते हो। जब सबसे पहले ये अटैक करेगा, अटैक करके बॉन्ड ओपन होगा, ऊपर होकर फिर क्लोज होगा और ये इसको बाहर कर देगा, जो एक आपकी ऐसे नहीं रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से आएगा O- और यहां आएगा आपके पास डबल बॉन्ड O और यहां जुड़ जाएगा आपका CH2 MgBr। अब देखिए फिर से इसी मॉलिक्यूल में गिरगिनार एजेंट भी है और C डबल बॉन्ड यूनिट कीटोन भी है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो इससे जुड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस पर और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक साइक्लिक रिंग बनेगा 1 2 3 4 और 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग पहले बना लेते हैं और जहां से मर्जी आए वहां से नंबर ही कर देते हैं 1 2 3 4 5। चेक करते हैं कहां कहां जुड़ा है। 1 पर कुछ नहीं है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी नहीं है, 5 पर जुड़ा हुआ है O-, तो 5 पर पहले O- जोड़ देते हैं। फिर 5 पर आपको एक 3 कार्बन के साथ O- जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन के साथ एक O- जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट बन गया। अब बाद में इसने करा रखा है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब एसिडिफिकेशन। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा OH और यहां आएगा CH2 और ये OH। अगर आप देखोगे CH2 OH, एक ही कार्बन पर OH और ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है। उसमें एक आपको कंपाउंड दिया गया C4H8O3 है ना, उसकी रिएक्शन उसने पहले कराई एक्वस NaHCO3, जिससे कह रहा है कि CO2 गैस इवॉल्व होती है, मतलब CO2 गैस जनरेट करता है। फिर और उसके साथ किसके साथ? LiLH4 के साथ रिएक्शन कराने पर अकायरल कंपाउंड देता है। तो ये ऑप्शन बेस्ड सवाल है, आप या तो पहले इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो तब कर लो, या ऑप्शन बेस्ड सवाल देखें तो पहले इस पर देख लेते हैं। 2 रिएक्शन करा रखी है। पहली रिएक्शन है NaHCO3 से रिएक्शन करनी है किसी भी एसिड को, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन है इस रिएक्शन की। और यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो बिल्कुल इससे रिएक्शन करेगा और यहां पर आपको CO2 गैस रिलीज होगी और प्रोडक्ट जो बनेगा आप बना सकते हो, वो इस प्रकार से होगा CH3 CH2 CHOH और यहां आएगा COO- Na+ और यहां पर आपको मिलेगा CO2 गैस प्लस वाटर। सेम कहानी अगर आप इसकी रिएक्शन सेकंड LiLH4 से कराते हैं, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिडक्शन अल्कोहल में कर देगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CHOH और यहां मिलेगा आपको CH2OH। अब आप देखिए इसमें ये कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 कायरल सेंटर होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। जब ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब उसने कहा है अकायरल कंपाउंड मिलना चाहिए, जबकि अकायरल नहीं मिला है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। सेकंड पर चलें, अगर फिर से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बिल्कुल CO2 रिलीज करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद। बट अगर मैं इसका LiLH4 से रिडक्शन कराता हूं, जब LiLH4 से रिडक्शन कराएंगे तो ये CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHOH और यहाँ CH2OH। फिर से देखो प्यारे बच्चों, ये वाला कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब यहां भी आपको जो चाहिए अकायरल कंपाउंड वो जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बिल्कुल NaHCO3 के साथ CO2 रिलीज करेगा। बट अगर इसका आप LiLH4 से रिडक्शन कराएंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, ये वाला ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट होगा, CH3 CH और यहां बनेगा आपका CH2OH और यहां बनेगा आपका CH2OH। अगर आप देखोगे दोनों ग्रुप सेम है तो ये कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? अकायरल कंपाउंड हो गया। और बिल्कुल वो अकायरल कंपाउंड चाहता है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसमें भी आप देखोगे तो ये जब CH2OH में कन्वर्ट होगा तो ये वाला कायरल सेंटर बनेगा, और कायरल सेंटर बनेगा इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 79, यहां देखें कुछ 3 रिएक्शंस दी गई हैं और उसमें वो चाह रहा है कि एल्डिहाइड बनना चाहिए एसिड क्लोराइड से, एल्डिहाइड बनना चाहिए एसिड क्लोराइड से। देखिए अगर एसिड क्लोराइड का आप रिडक्शन कराना चाहते हैं तो रिडक्शन में पहले तो बनेगा एल्डिहाइड, और फिर बाद में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो रिडक्शन में आपको मिलेगा एल्कोहल। तो आपको रिएक्शन आपको एल्डिहाइड पर रोकना है। एल्डिहाइड का मतलब है आपको पार्शियल रिडक्शन कराना है, तो पार्शियल रिडक्शन में लिंडार्क कैटलिस्ट यूज करें, जिसे रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। आप बिल्कुल इसको रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोक सकते हो। LLH4 कंप्लीट रिडक्शन करेगा और आपको एल्कोहल देगा, इसका मतलब आप एल्डिहाइड पर नहीं रोक सकते। ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड भी पार्शियल रिडक्शन करता है एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड में, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट एंड थर्ड से आप इस एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड में पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप देखें तो यहां पर आपको बेंजल्डिहाइड की और फॉर्मल्डिहाइड के मिक्सचर की रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में NaOH से कराई गई है। अगर आप बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में यहां पर कोई भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता, अल्फा H नहीं है। सेम फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में भी कोई भी अल्फा H नहीं है, और जब अल्फा H ना हो एल्डिहाइड में और उसकी रिएक्शन आप किसी बेस से करा रहे हो हीट की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों कैनिजारो। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का रिडक्शन। अब सवाल फंसा हुआ है कि किसका ऑक्सीडेशन कराऊं और किसका रिडक्शन कराऊं। तो सबसे पहले आपको एक अप्रोच पता हो तो जिस C डबल बॉन्ड यूनिट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है उसका रिडक्शन कराते हैं। अगर आप यहां देखोगे तो यहां डेल्टा पॉजिटिव और यहां डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ग्रुप उसका कोई इफेक्ट नहीं है। बट यहां पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये प्लस M लगा रहा है, इसकी वजह से चार्ज कम होगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है इसलिए इसका तो होगा ऑक्सीडेशन, और जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है उसका होगा रिडक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका जब आप रिडक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा PHCH2OH, जिसे आप बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल, प्लस इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा HC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम फॉर्मेट आप इसे कह सकते हो। तो ऑप्शन में देखें बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। और कौन सी रिएक्शन है? क्योंकि दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं तो आप इसे कहेंगे क्रॉस कैनिजारो है जी। क्वेश्चन नंबर 81 में बात करें, यहां पर आपको 2 एल्कोहल दिए गए और इन 2 एल्कोहलों को उसे डिस्टिंग्विश करना है, तो कैसे किया जाए? तो पहले जो एल्कोहल दिया गया है प्रोपेनॉल वो कुछ इस प्रकार से है, और कुछ दूसरा एल्कोहल दिया वो इस प्रकार से, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर मैं पहले रिएजेंट की बात करूं ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ये वाले के ऑक्सीडेशन जब आप करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। आगे उसने क्या कहा है? इसके केस में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके केस में कीटोन। आगे पढ़ते हैं, यहां से ऑक्सीडेशन कराया फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन में देखो कौन इस टेस्ट को देता है? एल्डिहाइड देता है, ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा ना कीटोन देगा। इसका मतलब दोनों ही इस टेस्ट को नहीं देंगे, तो आप इस फेलिंग सॉल्यूशन से आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट। एसिडिक डाइक्रोमेट की बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। फिर से फेलिंग सॉल्यूशन के साथ इसका टेस्ट कराएंगे, दोनों ही टेस्ट को नहीं देते, इसका मतलब आप इन दोनों को इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जबकि थर्ड ऑप्शन में अगर आप चलें तो सेकंड ऑप्शन हट गया, ऑक्सीडेशन विद हीटिंग विद कॉपर फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां पर इसी 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कॉपर से कराऊं जो एक हाइड्रोजिनेशन कराएगा, डिहाइड्रोजिनेशन में अल्फा कार्बन से और ऑक्सीजन से H हटेगा और पाई बॉन्ड जुड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डिहाइड। या आप कह सकते हो कॉपर इस 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में कर देगा। बट अगर आप एल्कोहल 2 डिग्री लेते हो तो यहां से H अल्फा से और यहां से ऑक्सीजन हट करके कॉपर हीट से जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। तो एक जगह आपको ऑक्सीडेशन में मिला एल्डिहाइड और एक जगह मिला आपको कीटोन।
तो अब आगे देखते हैं, आपको पता है फेलिंग सॉल्यूशन, इसके साथ फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप यह लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट आता है, पॉजिटिव टेस्ट, और जबकि यहां पर आप फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे तो यहां जो टेस्ट आएगा वो नेगेटिव टेस्ट आएगा, नेगेटिव टेस्ट। इसका मतलब एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है, तो आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिंपल बात यह है कि आपको दो चीजों को अलग अलग करना है, तो एक को टेस्ट देना चाहिए और एक को नहीं देना चाहिए, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर दोनों ही दे रहे हैं या दोनों ही नहीं दे रहे हैं तो उस केस में आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फेलिंग सॉल्यूशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनने वाले प्रोडक्ट को आप अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि एक टेस्ट देता और दूसरा टेस्ट नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। यहां इस सवाल में आपको 2-ब्यूटेनॉन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करा रहा है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिएजेंट सूटेबल है। तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 2-ब्यूटेनॉन के स्ट्रक्चर की तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 2-ब्यूटेनॉन, और इसको कन्वर्जन करा रहा है वो प्रोपेनोइक एसिड में, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, रियल में अगर आप देखोगे तो यहाँ कीटोन है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा रहा है, और वहां पर देखो एक कार्बन कम भी है। अगर यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। तो मैं आपको एक रिएक्शन की अप्रोच बता रहा हूं जो ध्यान में रखना, जब कभी भी कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कराना हो और एक कार्बन कम हो तो आपके दिमाग में हेलोफॉर्म रिएक्शन आना चाहिए। कौन सा रिएक्शन आना चाहिए, हेलोफॉर्म। तो देखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, NaOH और उसके बाद एसिडिफिकेशन कराएंगे। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये वाली यूनिट इसमें प्रेजेंट है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये बॉन्ड टूट करके ये हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, बॉन्ड आयोडोफॉर्म। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसमें, फर्स्ट NaOH प्लस I2 के साथ, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां लिख देता हूं ये वाला रिएजेंट, NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये बनाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, कुछ इस प्रकार से। और बाद में उसने यहां क्या करा रखा है, सेकेंड ऑप्शन में एसिडिफिकेशन। जब आप इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे एक हाइड्रोजन और आएगा, यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जब आप इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH आ जाएगा। ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको क्या मिल गया, इस रिएजेंट से प्रोपेनोइक एसिड मिल गया है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कराना हो और एक कार्बन कम करना हो तो उस केस में आपके दिमाग में हेलोफॉर्म रिएक्शन आना चाहिए, और यहां आपको ब्यूटेन 2 ऑन की रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्जन चाह रहा है और ये सूटेबल रिएजेंट है इसमें, वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन वाला। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें। 83 में साइक्लोहेक्सेन का ओजोनोलाइसिस करा रखा है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो जो ओजोनोलाइसिस होगा वो एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा, और यहां पर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है और यहाँ Zn है, O3 है और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों जगह ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस प्रकार से, H C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये मिल जाएगा। अब आगे इसकी रिएक्शन जो कराई गई है वो एक्वस किससे कराई है, KOH से, एक्वस KOH से रिएक्शन कराई गई है। एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब कभी भी बेस के साथ दिखे तो आपको सबसे पहले देखना है, दो ही रिएक्शन हो सकती है, तो कैनिजारो या आपकी हो सकती है एल्डोल। अगर अल्फा H है तो एल्डोल, और अगर अल्फा H नहीं है तो कैनिजारो। तो आप देखो C डबल बॉन्ड से यूनिट जुड़ा हुआ है तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों अल्फा सेम है, तो यहाँ रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, एल्डोल होगी, क्योंकि दोनों यूनिट एक ही, दोनों C डबल बॉन्ड यूनिट एक ही कंपाउंड में, तो कौन सी एल्डोल हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो यहां लिख देते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अब इसमें क्या होता है, यहां से जो दो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन बाहर आकर के डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, तो एक रिंग बनेगी। यहां से कुछ इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल हटेगा और एक रिंग बनेगी। रिंग कितने की, 1 2 3 4 5, कहीं से भी रैंडम नंबरिंग कर दी है, 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 और ये 5। आप देखेंगे 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, एक C डबल बॉन्ड यूनिट जुड़ी हुई है, C डबल बॉन्ड O यूनिट, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, और यहां से 1 और 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ऑलवेज अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। तो आप अगर इसमें देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, और आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है जो इस रिएक्शन में मिलेगा, कंपाउंड F क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें अगर बात करें, रिडक्शन करा रहा है जिंक अमलगम और एंड HCl की प्रेजेंस में।
अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl किसका है? क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन में C डबल बॉन्ड यूनिट एल्डिहाइड की या कीटोन की कन्वर्ट हो जाती है CH2 यूनिट में। अब CH2 यूनिट में एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो इसमें पहले में देखें एसीटेट, ये एस्टर है, इसका मतलब नहीं हो सकता। ब्यूटेन 2 बिल्कुल कीटोन है, बिल्कुल हो सकता है। एसिटामाइड, अमाइड नहीं चलेगा। एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लीमेंसन रिडक्शन में यहां पर आपको हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 87 यहां पर देखें 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई है और चाह रहा है को अल्कोहल प्रोडक्ट मिले, इनमें से किसके साथ रिएक्शन कराएं। तो जनरली मैंने आपको बोला है जब भी आपको बेस दिखे तो आपके दिमाग में एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन आनी चाहिए, कैनिजारो और एल्डोल। कैनिजारो रिएक्शन में अगर आप देखोगे करस्पॉन्डिंग, अगर कैनिजारो रिएक्शन में जैसे यहां से देखें ब्यूटेन और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है और अल्फा एच नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। और कैनिजारो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है 50% NaOH या KOH के साथ, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, रिडक्शन में अल्कोहल मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन में मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो देखो वो कह रहा है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड मिलना चाहिए, दोनों मिलने चाहिए। तो यहां पर आपको अल्कोहल भी मिला है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिला है। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन सही रहेगी और इस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो। और कौन सी कैनिजारो? क्योंकि दोनों ग्रुप, दोनों जो आपके C डबल बॉन्ड यूनिट सेम है, इसलिए हम इसे बोलेंगे सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? एल्डोल। और एल्डोल रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। 86 में आपको यहां पर साइक्लोहेक्सिनोन की रिएक्शन कराई गई है माइल्ड एसिडिक मीडियम में। साइक्लोहेक्सिनोन की रिएक्शन कराई गई है माइल्ड एसिडिक मीडियम में डाइमिथाइलामाइन से। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डाइमिथाइलामाइन, और माइल्ड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई है। देखो इसके दो तरीके हैं, पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी टॉटोमेरिज्म कराओगे तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से इसकी जो इनॉल फॉर्म बनेगी तो वो कुछ इस प्रकार से होगी इनॉल फॉर्म। इस इनॉल फॉर्म की रिएक्शन आप जब कराएंगे, H ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है माइल्ड एसिडिक मीडियम में, और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर डबल बॉन्ड N और ये CH3 और CH3। अगर आप बोलें तो ये ईन है और ये अमाइन है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है ईन अमाइन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एन ईन अमाइन। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर यहां पर 1 डिग्री अमाइन होता कुछ इस प्रकार से H2N और ये CH3, तो इस केस में यहीं से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता और वाटर मॉलिक्यूल जाकर के आपको प्रोडक्ट मिलता इमीन। बट यहाँ इमीन नहीं मिलता, मिलकर क्या मिलता है? इन अमाइन, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है बल्कि कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है। इसका एक दूसरा तरीका और है, अगर इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म देखें तो उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले यहां आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेनोन है, इसकी रिएक्शन कराएगी 2 डिग्री अमाइन से, और क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। माइल्ड एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी ये इस पर अटैक करेगा। पहले तो ये प्रोटोनेशन होकर के गुड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो। फिर से देखें तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन डबल बॉन्ड O, यहाँ सबसे पहले माइल्ड एसिडिक मीडियम में H+, इसकी इलेक्ट्रोफिलिटी बढ़ाने के लिए यूज किया गया है, इसी वजह से आपको यहाँ मिलेगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड ओपन करेगा तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से OH और ये पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज पर 2 डिग्री अमाइन का लॉन पेयर अटैक कर देगा। 2 डिग्री अमाइन का लॉन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास कुछ इस प्रकार से। यहाँ है OH, N, H पॉजिटिव, CH3 और CH3। इस पॉजिटिव चार्ज से बचने के लिए इस H+ को बाहर करेगा और इस H+ को ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर कैच करेगा, जिसकी वजह से आपको इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन टाइप की होगी। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर होगा OH2 पॉजिटिव और यहाँ आएगा आपके पास N, CH3 और ये CH3। क्योंकि ये गुड एलजी है, ये बाहर चला जाएगा, जैसे बाहर जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इसको बैक बॉन्डिंग दे देगा। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर इसका जो मिलेगा स्ट्रक्चर आगे, तो वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और N क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर दिया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज से बचने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक H है,
इस पॉजिटिव चार्ज बचने के लिए बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये डीप्रोटोनेशन करके H+ रिलीज कर देगा, और आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा NCH3 और CH3। यहाँ भी देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा इन अमाइन, और वहाँ भी इस डायरेक्ट आप बना सकते हो, पहले इसकी इनॉल फॉर्म बना लो, इनॉल फॉर्म से वाटर मॉलिक्यूल बाहर करके आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इन अमाइन। तो चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे, दोनों आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन सही है, इन अमाइन। क्वेश्चन नंबर 87 में अगर बात करें तो यहां पर आपको एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराया है। ओवरऑल रिएजेंट को दोनों को मिलाकर देखेंगे तो एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आप जानते हैं डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के दोनों जगह विनाइलिक कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बड़ी आसान रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें अगर देखें 1 ब्यूटाइन का हाइड्रेशन करवा रहा है, तो 1 ब्यूटाइन का हाइड्रेशन अगर कराएं, देखो 1 ब्यूटाइन के स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, CH2 और CH3, इसका हाइड्रेशन करा रहा है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, यहाँ कैटलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा H+, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर H+ जोड़ता है तो बनने वाला कार्बोटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, HCH2 डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, और यहाँ CH2 CH3। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के अटैक की वजह से यहाँ प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH2, और यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3, और ये एक आपकी इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होती है, तो कीटोनॉल टोटोमेरिज्म हो जाएगा यहाँ, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म की वजह से आपको इसकी कौन सी फॉर्म मिल जाएगी, कीटो फॉर्म मिल जाएगी। और कीटो फॉर्म देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो आपका ये वाला ऑप्शन चेक करना है आपको, जो फर्स्ट ऑप्शन में है, इसका मतलब 1 ब्यूटाइन के हाइड्रेशन से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा 1 2 3 4 क्या मिलेगा, ब्यूट टू ऑन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें प्रोपाइन और प्रोपीन दोनों को डिस्टिंग्विश करवाया है, तो कौन सा रिएजेंट यूज किया जाए। तो देखिए इसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में एसिडिक मीडियम है, दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों में रिएक्शन होगा, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ब्रोमीन वाटर टेस्ट दोनों ही देते हैं, इसका मतलब ये ब्रोमीन टेस्ट दोनों ही देते हैं, इसका मतलब इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बियर रिएजेंट दोनों ही देते हैं, एल्काइन भी और एल्किन भी, इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट आपको बताओ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो टर्मिनल एल्काइन देते हैं, टर्मिनल एल्काइन टेस्ट को देते हैं, जबकि एल्कीन और नॉन टर्मिनल एल्काइन टेस्ट को नहीं देते। तो ये एल्कीन है, ये इस टेस्ट को नहीं देगा, मतलब इसके लिए नेगेटिव आएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, और प्रोपाइन के साथ ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और यहां पर आपको व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए आप फोर्थ ऑप्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से आप प्रोपीन और प्रोपाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्रोपाइन यहां पर आपको रिएक्शन देगा, जबकि प्रोपीन यहां पर कोई पीपीटी फॉर्मेशन नहीं देगा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है और एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करा रहा है 2 फिनाइल प्रोपीन का। तो 2 फिनाइल प्रोपीन की अगर बात करें, ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड C, ये फिनाइल, और यहां आएगा आपका CH3। अगर आप देखें 1 2 3 2 फिनाइल और प्रोपीन इसका नाम है, इसका हाइड्रेशन करवा रहा है डाइल्यूट बोले तो H2SO4, या आप बोल सकते हो एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो एसिड है वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, H+ और H+ विनाइलिक कार्बन पर उस पर जुड़ेगा, जिससे बनने वाला कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्लासिकल कार्बोटाइन से मजेदार, H+ यहां जुड़ेगा तो बनने वाला कार्बोटाइन यहां ज्यादा स्टेबल आएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से कार्बोटाइन मिलेगा, और यहां पर वाटर का अटैक आएगा, और वाटर के अटैक से आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कोहल मिलेगा, और वो 3 डिग्री एल्कोहल है। और आप चेक करिए, अगर इसका नाम देखें तो 1 2 3 IUPAC नेम में 2 फिनाइल प्रोप टू ऑन प्रोपेन टू ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 91, अगर आप इसमें देखें आपको विसनल डाइहैलाइड दिया गया है और उससे आपको एक एल्काइन बनवाया है। तो देखो विसनल डाइहैलाइड से एल्काइन बनवाने का जो तरीका है वो एक रिएक्शन है, वो E2 एलिमिनेशन है, और उसे पढ़ें तो वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और यहां पर जो होता है वो डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। जैसे यहां पर आपके पास H और यहां आपके पास है Br, सेम यहां आपके पास H और यहां Br। तो यहां फर्स्ट रिएक्शन डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं हीट की प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद कराते हैं NaNH2 के साथ गुड यील्ड के लिए।
तो इसमें देखें अल्फा से Br या हेलोजन और बीटा से H हटता है, तो यहां से पहले ये हटेगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अल्फा से, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो यहां से HX हट जाएगा, HBr हट जाएगा। तो जब ये HBr हटेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड और ये HBr हटेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एसिटिलीन होगी। और बिल्कुल एसिटिलीन ही पूछा गया है, इसलिए एल्कोहलिक KOH और उसके बाद फॉलोड बाई NaNH2, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बात करें तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन करवाया गया है किसका, ट्रांसब्यूटोइन का, और पूछ रहा है स्टीरियो आइसोमर कितने ऑब्टेन होंगे। तो प्लीज देखिए ट्रांसब्यूटोइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, दोनों CH3 ग्रुप एक दूसरे के डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसकी रिएक्शन यहाँ ब्रोमिनेशन में मतलब Br2 से रिएक्शन है, CCl4 सॉल्वेंट होता है। तो यहां जब रिएक्शन कराते हैं ये एक एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन का मतलब है अगर यहां पर आपका Br अबव द प्लेन जुड़ रहा है इस विनाइलिक कार्बन पर, तो इस विनाइलिक कार्बन पर दूसरा Br बिलो द प्लेन जुड़ेगा। अगर यहां पर बिलो द प्लेन जुड़ रहा है तो यहां अबव द प्लेन, एंटी का मतलब यहां अबव द प्लेन तो यहां बिलो द प्लेन जुड़ेगा, और यहां बिलो द प्लेन तो यहां अबव द प्लेन जुड़ेगा। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 अगर मैं यहां अबव द प्लेन जोड़ता हूं तो यहां Br तो अबव द प्लेन हो गया, तो आपके H को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए डैश पर जाना पड़ेगा। C अगर यहां अबव द प्लेन जुड़ा है तो यहां क्या जुड़ेगा Br, एंटी एडिशन है तो बिलो द प्लेन। अब बिलो द प्लेन है तो आपके H को अबव द प्लेन आना पड़ेगा, जो भी यहां वैलेंसी बची हुई है, और वो कौन सी है, CH3, तभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अगर यहां मैंने अबव द प्लेन जोड़ा है और यहां बिलो द प्लेन जोड़ा है, तो दूसरे केस में यहां बिलो द प्लेन और यहां अबव द प्लेन, जिसकी वजह से यहां इसकी मिलेगी हमेशा मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में अब क्या रिलेशनशिप है, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज में 100% दो तरह की रिलेशनशिप होती है, या तो आइडेंटिकल होते हैं या इनैंशियोमर होते हैं। इनैंशियोमर तब होते हैं जब इसमें सिमेट्री नहीं आई तो ये इनैंशियोमर होंगे, अगर सिमेट्री आ गई कोई भी तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे। और ये दो कायरल सेंटर हैं, और आइडेंटिकल सिमेट्री के साथ दो कायरल सेंटर के साथ जो कंपाउंड होता है उसे क्या कहते हैं, मीजो। तो मीजो और उसकी मिरर इमेज होगी वो आइडेंटिकल बन जाएगी। तो चलो चेक करते हैं, क्या आपको पता है एक कायरल सेंटर पर हम दो इंटरचेंज अलाउ है, मतलब इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज आप करें किसी कायरल सेंटर पर तो कोई चेंज नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने एक इंटरचेंज तो ये किया, CH3 और H को इंटरचेंज करके यहां CH3 ले आया और यहां H ले आया। क्योंकि एक इंटरचेंज अलाउ नहीं है तो एक और कर लेते हैं, इस H को और इस Br को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ओवरऑल यहां H आ जाएगा और ओवरऑल आपका Br यहां आ जाएगा। मतलब जो नया कंपाउंड बनेगा यहां Br होगा, यहां H होगा और यहां CH3 होगा, क्योंकि मैंने कितने इंटरचेंज कर दिए यहां, दो इंटरचेंज में अगर आप देखेंगे तो यहां बनेगा CH3, यहां डैश पर आएगा आपका H और यहां आएगा आपका Br, और यहां आपका CH3 ग्रुप आ गया, यहां डैश पर आपका आ गया H और यहां आपका आ गया Br। अगर आप देखेंगे इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब टू आइडेंटिकल कायरल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड क्या है, मीजो है, और मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होती है। इसका मतलब ये कंपाउंड और ये दोनों मिरर इमेज इसकी हमेशा क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल होंगी। इसका मतलब आपको टोटल कंपाउंड जो मिलेंगे वो दो नहीं बल्कि कितना होगा, एक मिलेगा। इसलिए 92 का आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में यहां पर कैटालाइज हाइड्रेशन करवाया है किसका, एल्कीन का, एक्सेप्ट इथिन। इथिन की बात नहीं कर रहा है, इसके अलावा कोई भी एल्कीन आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर दोस्तों प्रोपीन ले लिया, अब प्रोपीन का हाइड्रेशन आप करा रहे हैं, मतलब H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इस प्रकार से होगा, CHOH और CH3। और अगर आप इसके अलावा और देखो, जैसे मैंने ये एल्कीन ले लिया, कोई भी आप एल्कीन ले सकते हो, तो या तो आपको प्रोडक्ट जैसे मैंने H3O पॉजिटिव लिया, यहां फिर से H+ यहां जुड़ेगा, बनने वाला कार्बोटाइन यहां ज्यादा स्टेबल है। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो इस प्रकार से होगा, और वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। आप प्योर एल्कीन लो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए एल्कीन के अलावा, और इथिन मत लो, इसके अलावा कोई भी लो तो आपको या तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा या आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसका मतलब सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें बोल रहा है कि प्रोडक्ट में 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिलना चाहिए। 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस प्रकार से हो गया, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन ये मिलना चाहिए आपको प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रोपाइन की रिएक्शन कराई गई है और HBr के साथ, तो HBr आपको एक एसिड है, ब्रेक होगा H+ और Br- में, एल्काइन का पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बनाएगा और वो बनेगा CH3 पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब इस पर Br- का अटैक आएगा तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट में CH3CBr और यहां आएगा आपके पास डबल बॉन्ड CH2। फिर से दो बार रिएक्शन कराई गई है तो फिर से HBr की रिएक्शन होगी,
फिर से H प्लस प्रोवाइड कराएगा। H प्लस इस तरीके से जुड़ेगा कि बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। H प्लस यहां जुड़ता है तो बनने वाला कार्बोकेटाइन यहां ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आपको यहां पर CH3 CBr पॉजिटिव और यहां आपको मिल जाएगा CH3 Br माइनस का अटैक आएगा और आपको प्रोडक्ट में मिलेगा CH3 Br और ये CH3। और देखो ये प्रोडक्ट ही चाहता है और यही प्रोडक्ट फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल गया, इससे मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी आप किसी में भी बना करके देखेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन 94 का सही है। क्वेश्चन नंबर 95, यहां पर PCl5 की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाएगा और आपको जो A ऑप्शन मिलेगा वो आपको एसिड क्लोराइड मिलेगा कुछ इस प्रकार से। इसकी रिएक्शन कराएगी ये बेंजीन से C6H6 बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम आप जानते हो, इसका नाम है रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें ये लोन पे डोनेट करके ये बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा। और ये कार्बोकेटाइन बेंजीन से रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट जिसका नाम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन की रिएक्शन जब आप कराएंगे किससे, CH3 MgBr से, ये काय का सोर्स है CH3 माइनस का, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ बेंजीन CO माइनस और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद यहाँ एक्वस NH4Cl से रिएक्शन है, NH4Cl जिसका काम है यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना, H प्लस जोड़ना, एसिडिफिकेशन कराना, OH और यहाँ CH3 और यहाँ बेंजीन, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। और आप देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल किस ऑप्शन में, CH3 2 और एक कार्बन पर OH और C6H5, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 95। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, इसमें बात करें 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी रिएक्शन 2 सोडियम मेटल से कराई है तो मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, सोडियम मेटल एल्काइल हैलाइड, बट दोनों ही एल्काइल हैलाइड एक ही मॉलिक्यूल में है तो इस रिएक्शन का नाम है, आप बोल सकते हो, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इसमें ये दो मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल और आयनिक। किसी भी मैकेनिज्म से आप सॉल्व करो प्रोडक्ट दोनों में सेम मिलता है। अगर हम देखें तो सोडियम मेटल जैसे बोले तो इलेक्ट्रॉनों का सोर्स है और कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 सोडियम मेटल। क्लोरीन और ब्रोमीन में से Br की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है तो जब ये भागेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बचाने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ होगा Cl। एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप भी है, इंटरनल अटैक आएगा और ये Cl बाहर, आपको फाइनल प्रोडक्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड ये मिलेगा और जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी देखें तो देखो इस प्रकार से हो सकता है, ये Br और ये Cl, अगर ये सोडियम मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो, यहां पॉजिटिव चार्ज आए तो 1 इलेक्ट्रॉन ये खाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो, भी पॉजिटिव चार्ज आए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खाए, तो दोनों जगह आपको मिल जाएगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल एक ही मॉलिक्यूल में है तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट फिर से वही बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलेगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 97, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाई जा रही है तो वो होता है PHMgBr। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से करवा रहे हैं। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये हो गया, क्योंकि ये आपको pH माइनस देगा और ये pH माइनस न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगर कहीं आपके रिएक्टेंट में जहां जिसके साथ रिएक्शन हो रही है उसके पास एसिडिक H या एक्टिव H है तो यहां ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास एक्टिव H है तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये pH इसके H को लेकर के जाएगा तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको बेंजीन मिलेगा। और बेंजीन देखें तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड पूछ रहा है मोनोक्लोरिनेशन करवाने पर 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है हमें Cl2H की प्रेजेंस में, तो यहां पर 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। जब आप इस जगह पर Cl जोड़ेंगे तो पहला प्रोडक्ट ऐसा बना CCCl और यहां ये दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा Cl C और C, प्लस तीसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा और चौथा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा Cl। अगर आप देखें इसमें कायरल सेंटर बन गया है और एक कायरल सेंटर के एस्पेक्ट में 2 कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बोले तो कायरल होते हैं, कायरल प्रोडक्ट बने हैं। यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और अकायरल प्रोडक्ट होगा, अकायरल।
यहां अगर बात करें फिर से कायरल सेंटर बना है तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए कौन से कंपाउंड हो गए, कायरल कंपाउंड हो गए। कायरल कंपाउंड की बात कर रहा है, कायरल कंपाउंड हो गया, जबकि यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये क्या है, अकायरल कंपाउंड है। पूछा गया है इसमें प्रोडक्ट में देखें नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड पूछ रहा है। कायरल कंपाउंड मतलब दो यहां ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, दो यहां, टोटल नंबर ऑफ 4 ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कंपाउंड है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जी। क्वेश्चन नंबर 99, यहां पर रिएक्शन कराई गई है इथाइल एस्टर की। इथाइल एस्टर की रिएक्शन अगर हम इथाइल एस्टर का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है, OET इथाइल एस्टर। इसकी रिएक्शन एक्सेस में CH3 MgBr से करा रखी है। CH3 MgBr जो काय का सोर्स है, CH3 माइनस का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अटैक होगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, ये OET बाहर लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। फिर दोबारा से क्योंकि एक्सेस में है तो फिर से रिएक्शन होगी CH3 MgBr से, और ये फिर से RMgX R माइनस का सोर्स है, CH3 माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ O माइनस CH3 और ये CH3। फिर इसके बाद अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं या एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट आप बोले CH3 और ये OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल आपको मिलेगा। और 3 डिग्री एल्कोहल में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100 देखिए इसमें यहां पर आपसे रिएजेंट पूछ रहा है और इसमें उसने क्या करवाया है दोस्तों कि यहां पर एक रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा रहा है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा सूटेबल रिएजेंट है। पहले तो आप देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड यूनिट को इसने CH2 में कन्वर्ट किया है और C डबल बॉन्ड यूनिट को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट हैं, एक तो है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक है वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन। तो ये दोनों यहां दिए गए हैं, बट इन दोनों में से कौन अच्छा है वो देखना है हमें। अब देखिए यहां पर OH ग्रुप को OH ग्रुप में रख रहा है, बिल्कुल मतलब यहां OH पर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जबकि आपको पता है HCl एक एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में आपका जो OH है वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन करके किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एल्कीन में या एसिड क्लोराइड में, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन से आप C डबल बॉन्ड यूनिट को CH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। OH ग्रुप आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बेस्ट रिएजेंट है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सेकंड ऑप्शन सही है, वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन। हेलो एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन। सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विच हैव एटॉमिक मास 100 ग्राम पर मोल हैविंग BCC स्ट्रक्चर हैज यूनिट सेल एज 400 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज, आपसे डेंसिटी पूछी गई है और जिसके लिए आपको Z की वैल्यू गिवन है। तो हमें पता है कि D इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल अपने पास मिलेगी Z इंटू एम बाई Na इंटू वॉल्यूम, और क्यूबिक यूनिट सेल में वॉल्यूम अपने पास में होगा A क्यूब। अपने को डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने को क्या क्या दे रखा, Z की वैल्यू 2 दे रखी है, मोलर मास अपने को गिवन है 100, Na की वैल्यू अपने को गिवन है, अपने को पहले से पता होती है 6 इंटू 10⁻23, और अपने पास में जो एज लेंथ है वो कितनी गिवन अपने को 400 पिकोमीटर, लेकिन आपको डेंसिटी की सारी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो आप इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 400 इंटू 10⁻12 400 इंटू 10⁻12 मीटर हो गया, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर से, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा अपने पास और ये हो गया क्यूब। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 5.2। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, cations A occupy 1/6 of tetrahedral voids and cations B occupy 1/3 of octahedral voids. द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे CCP अरेंजमेंट में, तो CCP अरेंजमेंट में अपने और ऑक्साइड आयन है यानी O2 माइनस आयंस अपने पास में CC अरेंजमेंट में है, तो CC अरेंजमेंट में Z की वैल्यू अपने के पास में मिलेगी 4, यानी 4 O2 माइनस आयंस अपने पास में कुल मिला के। फिर टोटल हम जानते हैं कि जितने Z होते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं, उनसे जस्ट डबल अपने को मिलेगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लेकिन उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स का केवल 1/6 पोर्शन ही ऑक्यूपाई किया गया है। देन A3 प्लस आयंस ऑक्यूपाई करेंगे 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होगी अपने पास में 8, तो 8/6। थर्ड अपने पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए बोला गया है
कि B3 प्लस आयन जो अपने पास में होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा। 1/3 बोले तो वही जितना नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं उससे जस्ट उतने ही नंबर में अपने पास में कौन होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होगी अपने पास में 4, लेकिन उनका 1/3 पोर्शन ही ऑक्यूपाई किया गया है। देन आप इसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा AbO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियो ऑफ A प्लस एंड B माइनस आर 95 पिकोमीटर एंड 181 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस विल बी। A प्लस यानी अपने पास में सबसे पहले हम रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों के रेडियस रेशियो निकालूं RA प्लस बाई RB माइनस, तो आपको वैल्यू मिलेगी 95/181। इसे सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी मुझे 0.52, और ये 0.252 अपने पास में रेंज में आ रही है 0.414 से 0.732। और हम जानते हैं कि ये रेंज कौन सी वर्ड को शो करती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को, यानी कि A प्लस आइन अपने पास में ऑक्टाहेड्रल वर्ड में मिलेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आती है 6। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 3rd। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, एज लेंथ ऑफ MX एक FCC स्ट्रक्चर है इज 7.2 एंगस्ट्रोम, एज्यूमिंग M प्लस X माइनस कॉन्टेक्ट अलोंग द एज लेंथ, रेडियस ऑफ X माइनस आइन इज। अगर हम FCC अरेंजमेंट की बात करें तो अपन मानेंगे कि जो एनाइन होता है ना अपना, वो कहाँ होता है, FCC में होगा, और M प्लस आइन वहाँ पर अपने पास में कहाँ होगा, वर्ड्स के अंदर ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं दोनों की एज लेंथ की बात करूँ तो एज लेंथ में अपने पास में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कौन मिलेगा, M प्लस, तो XR माइनस प्लस RM प्लस की वैल्यू होगी अपने पास में A/2, और A की वैल्यू अपने को गिवन है 7.2, तो 7.2 बाई कितना मिलेगा अपने को 2। देन यहाँ से अपने पास में मिलेगा RX माइनस प्लस RM प्लस की वैल्यू अपने को मिलेगी 3.6 एंगस्ट्रोम। ठीक है, दूसरी बात, हमें अगर एनाइन और एनाइन का एनाइन और कैटाइन का कॉन्टेक्ट चाहिए तो ये कॉन्टेक्ट अपने को नियरेस्ट मिलेगा। फिर अपने को RM प्लस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1.6, तो 1.6 अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और RX माइनस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी 2 एंगस्ट्रोम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें अपने को बोला गया है द डेंसिटी ऑफ KBr is 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 654 पिकोमीटर, और मोलर मास आपको दे रखा है पोटेशियम और ब्रोमीन का। देन व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रिडिक्टेड नेचर ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के लिए Z की वैल्यू 4 रहेगी कि 3 रहेगी कि 2 रहेगी, और आपको टाइप भी पूछा गया कि SCC स्ट्रक्चर शो करेगा कि FCC स्ट्रक्चर शो करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू अपने को पता है किसी भी यूनिट सेल के लिए। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है, यहाँ क्यूबिक की बात करा, बार बार क्यूबिक सिस्टम की बात करा, तो वॉल्यूम हम A³ लेंगे। तो डेंसिटी इक्वल्स टू अपने पास में फॉर्मूला बनता है Z इंटू M बाई Na इंटू वॉल्यूम A³। डेंसिटी अपने को गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और आपको जो यूनिट सेल है उसकी लेंथ दे रखी है 654 पिकोमीटर। डेंसिटी की वैल्यू आपको मिलेगी 2.75, Z की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, और मोलर मास हम KBr का अगर टोटल काउंट करें तो टोटल KBr का अपने को मोलर मास मिलेगा 119, और डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, और A की वैल्यू अपन लोगों को मिल रही है यहाँ पर एज लेंथ गिवन अपने को 655 पिकोमीटर, यानी 10⁻12 मीटर, लेकिन अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर की जगह सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया ऑल क्यूब। आप इसे सोल्व करोगे तो आपको अपना वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ Z के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। अगर Z की वैल्यू अपने को 4 मिल रही है तो Z की वैल्यू अगर 4 मिलेगी तो अपने पास में क्या आएगा, ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, FCC। अगर Z की वैल्यू 2 है तो अपने पास में BCC स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, क्रिस्टल ऑफ NaCl विच हैव सोडियम एंड क्लोराइड आइंस मिसिंग फ्रॉम लेटिस पॉइंट, यानी इसमें लेटिस से केटाइन भी मिस हो रहा है और एनाइन भी मिस हो रहा है। तो यानी केटाइन और एनाइन अगर दोनों ही अगर किसी भी क्रिस्टल से मिस हो तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इफेक्ट है एक। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इन विच केस वांट ऑफ फैक्टर I रिमेन्स अनचेंज्ड
एज्यूम कॉमन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दीज आइन, यानी आइंस अपने जो कॉमन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना जनरली, उन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेंगे, है ना। सबसे पहले PtCl4 रिएक्ट्स विद KCl। तो PtCl4 की अगर मैं बात करूं तो पहले Pt4+ और 4Cl- में ब्रेक होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ आइंस कितने बनेंगे अपने पास में 5, यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 5। अगर मैंने KCl के साथ मिलाया तो यहाँ जनरल कॉम्प्लेक्स इसका बनेगा K2 PtCl4, जहाँ पर मुझे I की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 3 मिलने वाली है। तो यहाँ तो I की वैल्यू चेंज हो रही है, 5 से 3 में जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर मैं ZnCl2 की बात करूँ तो Zn किस में ब्रेक होगा, Zn2+ में और 2Cl- में। तो पहले नंबर ऑफ आइंस कितने थे 3, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी 3। अगर मैंने NH3 के साथ मिलाया तो NH3 इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा NH3all4 और Cl2 बाहर आ जाएगा अपने पास में कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ पर भी अभी भी नंबर ऑफ आइंस कितने हैं 3 के 3 है। तो यानी इस वाले केस में नंबर ऑफ आइंस चेंज नहीं हो रहे, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी चेंज नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ऐसे आप नेक्स्ट वाले के लिए भी चेक कर सकते हो, आयरन को यहाँ पुट करोगे तो I की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर, है ना। और KMnO4 वाले में तो इसकी PPT बन रही है, तो PPT बन रही है तो I की वैल्यू लास्ट में 1 रखेगा। तो सब में चेंज हो रही है, इस वाले केस में चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 58, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस यूरिया सोल्यूशन इज गिवन आप लोगों को 0.52। तो हमें पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू आई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूरिया के लिए 1 हो जाएगा, देन फॉर्मूला बनेगा KB इंटू मोलालिटी। डेल्टा TB की वैल्यू अपने पास में 0.52 है, KB की वैल्यू अपने पास में 0.52 है और अपने पास में इंटू मोलालिटी हो जाएगी। तो मोलालिटी की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 1, यानी 1 मोलल सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास में। आप चाहो तो प्रॉपर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो मोलालिटी के बाद में, अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। मोलालिटी इज इक्वल्स टू होता है 1000 XB अपॉन MA इंटू XA। आपको और XA की जगह आप लिख सकते हो 1 - XB, क्योंकि आपको सोल्यूट यानी यूरिया की मोल फ्रैक्शन पूछी गई है। ये सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है और ये सॉल्वेंट की, और ये जो मोलर मास है ये भी सॉल्वेंट का है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो मोलर मास आपको वाटर का रखना है, यानी 18 रखना है। देन आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू मिलेगी 0.018, है ना। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, इंसुलिन इज डिजोल्ड इन ए सूटेबल सॉल्वेंट इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन ध्यान से सुनिएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। इज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्लोप ऑफ ए प्लॉट ऑफ पाई अगेंस्ट सी इज फाउंड टू बी, और आपको गिवन ये भी द मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन आपसे पूछा गया, और ये भी SI में पूछा गया किलोग्राम पर मोल में। देखो आपके पास में पाई का फॉर्मूला होता है C इंटू R इंटू T, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है अपने पास में ये होता है मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग, यानी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो, सॉरी किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो याद है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसे मोल बाई वॉल्यूम इंटू R इंटू T करोगे, और मोल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास बाई मोलर मास इंटू RT बाई क्या हो जाएगा अपने पास में मोलर मास। ये जो वैल्यू है ना, ये इस वेट बाई वॉल्यूम, इसको इसने कंसंट्रेशन बोला है, यानी इसको स्मॉल c नाम दे सकते हो आप लोग, है ना। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C इंटू RT बाई क्या हो जाएगा अपने पास में M। तो ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, और इनकी जो स्लोप है RT बाई M इसकी, यानी RT बाई M की वैल्यू आपको गिवन है 8.134 इंटू 10⁻³ देन यहाँ से R की वैल्यू आपको MKS में रखनी है, यानी 8.314 जूल, और T की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से मोलिकुलर मास आपको मिल जाएगा किलोग्राम पर मोल में। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है 60, रेशियो ऑफ डेल्टा TB बाई KB ऑफ 6% AB2 एंड 9% A2B बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल पर kg इन बोथ केसेस। यानी हमें पता है कि डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है अपने पास में KB इंटू मोलालिटी, देन यहाँ से मिलेगा डेल्टा TB बाई KB इज इक्वल्स टू मोलालिटी। और मोलालिटी के लिए अपन लोग बात करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला अपने पास में होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग ग्राम में ले तो ऊपर आ जाता है अपने पास में 1000, यानी सॉल्वेंट का मास अगर हम 100 ग्राम ले ले तो यहाँ इसका कितना मास आएगा 6 ग्राम। तो यहाँ अपन बात करेंगे 6 अपॉन मोल, यानी मोल को लिख सकते हैं इसका मास बाई मोलर मास, और मोलर मास यहाँ अपने पास में आएगा, पूरे AB2 की बातें हो रही है ना, तो मोलर मास ऑफ AB2 इंटू टोटल 100 इंटू 1000,
और इसकी वैल्यू अपने को 1 गिवन है। जैसा मैंने प्रोसेस इसके लिए किया, अब अगले वाले केस के लिए भी सेम का सेम करोगे। वहाँ यहाँ अपने को मिलेगा A2B के लिए और 1 9 लिखना है यहाँ पर, तो 2 इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से। एक तो अपने पास में M, यहाँ से AB2 की वैल्यू अपने को मिलेगी 60 और M AB2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, सॉरी 2 एलिमेंट है A और B, तो दोनों के मोलर मास का सम अपने को 60 मिलेगा। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ किसका, A प्लस ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ B, इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी 60। वैसे आप इन चारों ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो A और B के लिए। आप यहीं से पहले से बता सकते हो कि MA की वैल्यू अगर हम लोग 40 रखेंगे और B की वैल्यू कितनी रखेंगे 10, तब जाके अपने को 60 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट करेक्ट डिफरेंस। देखो ये सॉल्वेंट के लिए एंट्रोपी है, ये सोल्यूशन के लिए और ये अपने पास में वेपर के लिए। सेकंड केस में सॉल्वेंट के लिए और सोल्यूशन के लिए, लेकिन यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंस करवाया गया है और यहाँ पर डेल्टा एच सोल्यूशन और डेल्टा एच सॉल्वेंट को सेम बोला गया और यहाँ पर सॉल्वेंट और कौन है, यहाँ पर अपने पास में वेपर है। अगर मैं एंट्रोपी चेंज की करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखिए ये जरा अपने पास में सॉल्वेंट और सॉल्वेंट से हम लोग वेपर में जा रहे हैं, तो सॉल्वेंट से वेपराइजेशन यानी प्योर सॉल्वेंट से उसका वेपराइजेशन हो रहा है और एक बार सोल्यूशन का वेपराइजेशन हो रहा है। तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट से बात करूं वेपर में कन्वर्ट होने की, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना टीबी नोट ले लेता हूँ प्योर सॉल्वेंट का। अगर मैं सोल्यूशन को वेपर में कन्वर्ट करूँ तो यह इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी, और हमें पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो वहाँ अगर एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखूंगा तो अपने पास में आएगा वही डेल्टा जी इजिकल्स टू, यानी डेल्टा जी इजिकल्स टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच की वैल्यू को 0 करना है इक्विलिब्रियम पे अपने को। तो यहाँ से अपने पास में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आता है, यहाँ से एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला अपने पास में मिलता है डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच दोनों केस में सेम है, तो जिस भी केस में टी की वैल्यू क्या होगी अपने पास में ज़्यादा, उस केस में एंट्रोपी चेंज अपने को मिलेगा कम। तो इन दोनों केस में टी बी ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो यहाँ जो एंट्रोपी चेंज मिलेगा वो कम मिलेगा अपने को। किसके कंपेटिवली, सॉल्वेंट से वेपर में जाने के कंपेटिवली सोल्यूशन से वेपर जाने की जो एंट्रोपी चेंज आएगी वो कम आएगी। यानी सोल्यूशन से वेपर का जो एंट्रोपी चेंज है वो कम ही तो है सॉल्वेंट और वेपर वाले से। तो ये पहला ऑप्शन अपने पास में करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, इस बार सॉल्वेंट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेपर में। तो यहाँ डेल्टा एच सोल्यूशन और डेल्टा एच सॉल्वेंट को हम लोग बिल्कुल सही बात बोली कि सेम मानकर चलेंगे हम लोग, है ना। थर्ड, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। चलिए बात कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर मैं बात करूँ सॉल्वेंट की, तो हमें पता है कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन वोलेटाइल अगर हम लोग कोई भी कंपोनेंट ऐड कर दें, सोल्यूट ऐड कर दें, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है सोल्यूशन के। तो यहाँ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा और वही दे रखा है, यानी यहाँ हायर दे रखा है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी डिफरेंस आएगा यहाँ पर। तो ये सही बोल रखा अपने को तीनों स्टेटमेंट ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट ए बी हैज बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, ए बी इज 100% आयोनाइज्ड एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है। एंड फ्रीजेज एट -1.80 डिग्री सेंटीग्रेड, हेंस ए बी। तो ए बी के लिए बोला गया है कि ए बी इस फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी, जिसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का होता है 100 और यहाँ दे रखा है 101.08 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसके लिए, तो यहाँ अपने पास इसकी वैल्यू मिलेगी डिफरेंस की 1.08 और आई की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि 100% आयोनाइज्ड है और के बी की जगह के बी इंटू मोलालिटी। तो यहाँ से के बी इंटू मोलालिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.08/2। क्लियर है। फिर अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -1.8 पे फ्रीज होता है, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास में 1.8 का, तो इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ की वैल्यू अपने को पता है और मोलालिटी। तो आप यहाँ से मोलालिटी की वैल्यू के बी की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो यहाँ पर, तो 1.8 इज इक्वल्स टू आई की जगह आई इंटू के एफ की जगह के एफ और मोलालिटी की जगह आप लिख सकते हो 1.08/2 इंटू के बी। आपको के बी बाई के एफ दे रखा है, तो आप के एफ बाई के बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए और यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आई की वैल्यू आपका अगर 1 मिल गई तो 1 मिल गई, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर दे रखा आप लोगों को पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू गिवन है। आपको ये पूछा गया है कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कि नेगेटिव। तो पहले तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अपने को मिलेगी पी नोट ए इंटू एक्स से, तो पी नोट ए की वैल्यू अपने को मिलेगी 100
और x से बोले तो मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन अपने को मिलेगी 4 प्लस दूसरे का मोल अपने पास वेपर प्रेशर है 60 इंटू मोल फ्रैक्शन 3/4। यहाँ से जब वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 25 और ये मिलेगा अपने को 45 यानी कि 70 मिलेगा। तो ये जो 70 वेपर प्रेशर है ये मिलना चाहिए मुझे राउल्ट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में मुझे 75 मिला, ज़्यादा मिला। तो राउल्ट्स लॉ से भी ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलना मतलब अपने को नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये सॉरी पॉजिटिव डेविएशन है, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर ऑप्टेन वेपर प्रेशर अगर राउल्ट्स वाले से अगर ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव डेविएट होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए गिवन रिएक्शन एट टू प्रोडक्ट रेट द गिवन आप लोगों को, एक ही कंसंट्रेशन गिवन है आप लोगों को, और रेट इज व्हेन ए 0.0 मोलर, रेट लो इज यानी दो रेट दे रखी है और दो ही कंसंट्रेशन दे रखी है और आपको रेट लो पूछा गया, तो हम मान लेंगे कि मान लीजिए रेट की इक्वेशन आएगी ए इंटू ए पावर ऑर्डर हम लोगों ने मान लिया n होगा। तो दो अलग अलग रेट की इक्वेशन है तो दोनों को पुट कर दीजिए और k की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो r1 की वैल्यू अपने पास में 10⁻⁴ है k और कंसंट्रेशन उस टाइम पर है 0.1 ऑर्डर n है। दूसरे में 10⁻⁴ 1.4 इंटू 10⁻⁴ है इज टू k और यह मिलेगा 0.02 पावर n। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी 1/1.41 इज टू और ये मिलेगा 1/2 पावर n। आप इसे √2 लिख सकते हो यानी 1/2 पावर हाफ और यह मिलेगा 1/2 पावर n। देन n की वैल्यू आपको ऑर्डर की वैल्यू मिल जाएगी हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास में आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया सर्टेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला है फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ ए व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 सेकंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.5। हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए x इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए x इज इक्वल टू होता है k इंटू टी। x की वैल्यू का आप बोल सकते हो a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू k इंटू टी। ए नॉट की वैल्यू आपको दे रखी 0.50 और 80 टाइम पर आपको पूछी गई है वैल्यू, और k की वैल्यू अपने को गिवन है 0.025 और टाइम अपने दे रखा 15 सेकेंड। तो यहाँ से 80 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट स्टार्टिंग विद 10 मोल पर लीटर, रेट आफ्टर 20 मिनट्स आपसे पूछी गई है। तो रेट की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो रेट इज इक्वल टू आता है k इंटू और 20 मिनट के बाद में मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, एक तो मुझे k की वैल्यू चाहिए और एक 20 मिनट बाद में मुझे 80 टाइम की कंसंट्रेशन चाहिए। तो k की वैल्यू तो हम लोग सीधे सीधे फाइंड कर लेंगे, k की जगह तो 0.693/t हाफ रख सकते हैं हम लोग, और कंसंट्रेशन 80 चाहिए अपने को t टाइम के लिए। तो कंसंट्रेशन के लिए आप फिर फर्स्ट लो को ही यूज करोगे, रेट लो को, वहाँ से k का फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाई t लॉग ए नॉट अपॉन 80 यानी 20 मिनट टाइम दे रखा अपने को। तो यहाँ से k की वैल्यू हम रखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई t आपकी वैल्यू अपने पास में है 10 मिनट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स लॉग ऑफ ए नोट, और ए नोट की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है और यहाँ से अपन लोग 80 निकालेंगे। तो इस 80 की वैल्यू को फाइंड करके हम लोग यहाँ रखेंगे, फिर जाके अपने को रेट मिलेगी और इसकी रेट अपने को 0.693 इंटू 2.5 मिलेगी, यानी इसका जो रेट अपने लास्ट में ये रेट मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, और आपको रिएक्शन दे रखी है dx/dt दे रखा है, यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली प्रेशर ऑफ A एंड B आर रेस्पेक्टिवली 0.6 एंड 0.8 at a time when pressure of C is 0.2 atm, rate of reaction relative to initial rate। तो सबसे पहले इनिशियल रेट को मैं R1 बोल देता हूँ, तो R1 की वैल्यू आएगी अपने पास में K, और अगर प्रेशर की जगह यहाँ A का प्रेशर रखे तो 0.6 आएगा और इसकी जगह अपने पास 0.8 स्क्वायर होगा। ये अपने पास में इनिशियली बात हो रही थी, लेकिन हमें पता है कि कुछ टाइम बाद में सी भी बना होगा और सी का बनने वाला प्रेशर अपने पास में कितना मिला 0.2। अगर ये 0.2 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.6 थी इनिशियली और इसकी 0.8 थी, इसमें से मान लीजिए कि P टूट गया प्रेशर, तो यहाँ से भी कितना टूटेगा 2P, रेशियो से चेक कर लेंगे। और यहाँ बनने वाला प्रेशर P होगा और यहाँ पर भी बनने वाला प्रेशर P होगा। जो बनने वाला प्रेशर होगा P, उसी की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है 0.2, और ये भी कितनी मिलेगी 0.2, फिर ये अपने पास में हो जाएगी 0.4 और ये भी अपने पास में हो जाएगी 0.4। तो अगर अब मैं रेट निकालूँ नहीं R2, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी K, और प्रेशर ऑफ A अपने को मिलेगा अब 0.6 की जगह 0.4 मिलेगा,
और यहाँ प्रेशर ऑफ बी की जगह मिलेगा 0.4 स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे सोल्व कर लीजिए, आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। दोनों का रेशियो पूछा R1/R2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t, और उसके लिए आपको log, और हमें पता है अरेनियस इक्वेशन का यूज करना है। log k बोला इसने बेस 10 वाला, तो log k इज इक्वल टू होता है log a माइनस EA बाई 2.303 R और 1/t। इसने अपने पास में बोला है कि यानी अगर मैं इसे y एक्सिस पे लिखूँ तो ये अपने पास में c हो जाएगा प्लस mx, तो इसकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस EA बाई 2.303 R, और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में c। और इसी इंटरसेप्ट की वैल्यू को आप इसने बोला है कि फिगर इफ OX इज 5 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज, ये आपको गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन है -1/2.303। तो यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हैं आर की फॉर्मेट में, और आर की वैल्यू यानी कैलोरी में रख दो, क्योंकि सारे आंसर आपको कैलोरी में पूछे गए हैं और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 69 है, आपको रिएक्शन है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें H2 प्लस 2H प्लस, और यहाँ से अपने को मिलेगा 2H प्लस H2। ये LHS साइड का H2 है और ये LHS साइड का H प्लस है, और ये राइट हैंड साइड वाला और ये भी राइट हैंड साइड वाला है। अगर मैं इसके लिए ई सेल की वैल्यू की बात करूं तो ई सेल इज इक्वल टू, आपको पूछा गया क्योंकि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है, तो जिस रिएक्शन के ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए वो अपने पास में क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल की वैल्यू क्या आ जाए लेस देन 0 तो वो अपने पास में होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। हम डेल्टा जी से चेक कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आएगी ई नॉट, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0.06 बाई एन। एन की वैल्यू अपने पास में 2 है। लॉग ये H प्लस स्क्वायर होगा लेकिन LHS साइड, और ये प्रेशर भी अपने को मिलेगा बट RHS साइड का, डिवाइडेड बाई H प्लस स्क्वायर RHS और प्रेशर ऑफ H2 ऑफ साइड LHS। आपको pH की वैल्यू दे रखी है LHS साइड की 2, तो यहाँ LHS साइड का H प्लस आएगा 10⁻²। वैसे प्रेशर आपको दोनों तरफ का प्रेशर 1 atm और 1 atm दे रखा, तो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड की अपने को pH दे रखी है 3, तो H प्लस की वैल्यू हो जाएगी 10⁻3। तो यानी यहाँ वैल्यू मिलेगी -0.06/2, ये मिलेगा log 10⁻- LHS 2 स्क्वायर यानी 10⁻4/10⁻6। ये -6 जब ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, और +2 सामने आएगा तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलेगी। अगर लेस देन 0 है तो ये रिएक्शन अपने पास में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग पाउडर्ड Pb एंड Fe2 सोल्यूशन कंटेनिंग, और एक सोल्यूशन में ऑलरेडी Pb2+ और Fe2+ आयंस है, और मैं ऊपर से और Pb और Fe डाल रहा हूँ, तो क्या होगा। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो रिडक्शन पोटेंशियल Pb2+ से Pb का ज़्यादा होगा Fe2+ से Fe से जाने का, यानी एक्चुअल में रिडक्शन होगा किसका, Pb2+ का। तो Pb2+ तो Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा आप Fe डालोगे वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोल्यूशन में Fe2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और Pb2+ की घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A current of 9.95 ampere following for 10 minutes deposit 3 ग्राम of metal, equivalent weight of metal is आपसे पूछा गया है। तो हम बात करेंगे फेराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, W = Z × Q। तो W = होता है E/96500, और एम्पियर की वैल्यू 9.95 और इनटू टाइम दे रखा 10 मिनट, तो SI में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को ही आप लोग क्या बोल सकते हो, वेट आपको गिवन है 3 ग्राम मेटल डिपॉजिट होती है, और इक्विवेलेंट आप वेट आपसे पूछा गया और सारा डेटा आप लोगों को दे रखा, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 का सोल्यूशन है, तो ये अपने पास में आयंस बनाएगा 2Na+ और SO4 2- और साथ में रहेगा वाटर, और वाटर के आप आयंस मान के चल सकते हो H+ और OH- आयंस। तो हमें पता है कि इनके दोनों आयंस के कंपेटिवली अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, अगर रिडक्शन की बात करूं कैथोड पर, तो कैथोड पे रिडक्शन भी पहले H2O का होता है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। और अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ SO4 2- में और H2O में, तो ऑक्सीडेशन भी वाटर का होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो वाटर का अगर अपने पास में अगर रिडक्शन होगा तो ये H2 में कन्वर्ट होगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये O2 में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सेल इजिकल्स टू ई नोट सेल कौन सी रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है? तो हमें पता है कि ई सेल इजिकल्स टू मिलेगा अपने को ई नोट सेल माइनस 0.06 बाई एन फैक्टर और लॉग ऑफ क्यू। तो आपको हर एक की रिएक्शन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले की रिएक्शन होगी Cu प्लस 2Ag प्लस, और यहाँ से हम लोग जाएंगे Cu2 प्लस में और 2Ag में। क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास में Q की जगह आप वैल्यू पुट करोगे Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस स्क्वायर। तो यहाँ Cu2 प्लस की वैल्यू और Ag प्लस और इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से, और ई सेल की वैल्यू इनोड सेल के बराबर आएगी। ऐसे आप लोग इसके लिए हाइड्रोजन वाले सेल के लिए करोगे, सेम का सेम इसके लिए करोगे, और सेम का सेम इसी के लिए करना अपने को। जैसे अगर मैं H2 वाले सेल की बात करूँ तो मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी, H2 है प्लस Zn2 प्लस है, और ये जाएगा 2H प्लस में और Zn में। तो अगर H प्लस की वैल्यू की बात करें तो 10⁻⁻1 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो 0.01 आ जाएगा, और 0.01 ही Zn2 प्लस की वैल्यू है। तो यहाँ पर भी यानी Q की वैल्यू में दोनों की वैल्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ई सेल की वैल्यू इनोड सेल के बराबर आएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अगले वाले क्वेश्चन में, तो अगले वाले क्वेश्चन में H प्लस की वैल्यू अपने पास में है 10⁻⁻1। जैसे आप मैं यहाँ रख के पुट करके बता रहा हूँ कि इनोड सेल माइनस 0.06 बाई एन फैक्टर हो जाएगा लॉग। और अगर मैं इसकी रिएक्शन सेम का सेम, दोनों रिएक्शन सेम है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन की, तो यहाँ अपने पास में प्रोडक्ट में आएगा Zn2 प्लस भाई, और नीचे मिलेगा H प्लस स्क्वायर। Zn2 प्लस की वैल्यू 1 है, लेकिन H प्लस की वैल्यू है 10⁻⁻1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने पास में 1 नहीं बन पाएगी, तो ये 0 नहीं होगा, तो ये अपने पास में नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो ई सेल और ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं होगी।